नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी की दुनिया के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असल में है क्या, ये काम कैसे करती है और इसमें एक फार्मासिस्ट का रोल कितना ज़रूरी होता है। हम इसकी परिभाषा से शुरू करके इसके पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिम्मेदारियां, क्वालिफिकेशंस और उन स्टैंडर्ड्स तक जाएंगे जो मरीजों की सुरक्षा को पक्का करते हैं। तो चलिए एक-एक करके इस ज़रूरी टॉपिक को समझते हैं। तो हमारी आज की चर्चा इन 5 मुख्य हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम इसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं वो समझेंगे। फिर बात करेंगे क्वालिफिकेशंस और वर्कलोड मैनेजमेंट की, और आखिर में हम स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशन पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी एक परिचय। यहाँ हम इस बात की नींव रखेंगे कि एक हॉस्पिटल और एक हॉस्पिटल फार्मेसी असल में होती क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हॉस्पिटल आखिर है क्या। जैसा कि पहला पॉइंट कहता है, ये वो जगह है जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बीमारियों का इलाज और पहचान करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। दूसरा पॉइंट इसे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरह बताता है जो खास साइंटिफिक इक्विपमेंट और एक ट्रेन्ड टीम का इस्तेमाल करता है। और देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि हॉस्पिटल शब्द लैटिन के हॉस्पिस से आया है, जिसका मतलब होता है गेस्ट या होस्ट, जो हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी की भावना को दिखाता है। जहां तक इसके काम की बात है, तो इसका सबसे जरूरी काम बीमार और घायल मरीजों की देखभाल करना, समाज के स्वास्थ्य को बनाए रखना और एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाना है, चाहे मरीज भर्ती हो या ओपीडी में आया हो। अब हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है उसे समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक दवा की दुकान नहीं है। जैसा कि आप परिभाषा में देख सकते हैं, ये अपने आप में एक पूरी हेल्थ केयर सर्विस है। इसमें सही दवा चुनना, उसे तैयार करना, स्टोर करना, मिलाना और फिर मरीजों तक पहुंचाना, ये सब शामिल है। ये सिर्फ एक आर्ट या प्रैक्टिस ही नहीं, बल्कि एक पूरा प्रोफेशन है। और इसका काम सिर्फ दवाएं देना नहीं है। ये हेल्थ प्रोफेशनल्स और मरीजों को दवाओं के सही और सुरक्षित इस्तेमाल पर सलाह भी देते हैं। ये एक खास फील्ड है जो हॉस्पिटल, क्लिनिक, नशा मुक्ति केंद्र और यहाँ तक कि पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स में भी काम करती है। इसके कुछ शुरुआती कामों में दवाएं देकर मरीजों की देखभाल में हिस्सा लेना, स्टॉक को चेक करना और नशीली दवाओं का रिकॉर्ड रखना शामिल है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है, तो चलिए इसके फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इस सेक्शन में हम ये जानेंगे कि इसके मकसद क्या हैं और इसे हॉस्पिटल के अंदर कैसे डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि ये ठीक से काम कर सके। फार्मेसी के कुछ और कामों में हॉस्पिटल के लिए थोड़ा बहुत मुनाफा कमाना और मेडिकल स्टाफ और मरीजों के साथ दवाओं से जुड़ी जानकारी पर बात करना भी शामिल है। इन सभी फंक्शंस को याद रखने का एक आसान तरीका भी है, एक निमोनिक PPPINM। इसका मतलब है पार्टिसिपेट, पैकेज, प्रॉफिट, इंस्पेक्ट, नार्कोटिक्स और मिनिमाइज। लेकिन इसके असल मकसद क्या है? सबसे जरूरी है इसका गोल्डन रूल, सही मरीज को सही समय पर, सही मात्रा में और कम से कम लागत पर सही दवा देना। ये एक लाइन हॉस्पिटल फार्मेसी के पूरे काम का सार है। इसके अलावा इसका मकसद दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर काम करना और मरीजों के लिए एक सलाह और सूचना केंद्र की तरह काम करना भी है। अब बात करते हैं कि एक हॉस्पिटल फार्मेसी को होना कहाँ चाहिए और कैसा दिखना चाहिए। जरा सोचिए, अगर किसी को जल्दी में दवा चाहिए तो वो यही चाहेंगे कि फार्मेसी आसानी से मिल जाए, है ना? इसीलिए इसे आमतौर पर ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर रखा जाता है ताकि सभी विभागों और नर्सिंग स्टेशंस तक पहुंचना आसान हो। और अगर हॉस्पिटल में ओपीडी है तो फार्मेसी को उसके पास ही होना चाहिए। इसका लेआउट भी बहुत मायने रखता है। इसे एक सुपरमार्केट की तरह डिजाइन किया जाना चाहिए, जहां लोगों और सामान का फ्लो एकदम स्मूथ हो, बिना किसी रुकावट के। सब कुछ फंक्शनैलिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि काम जल्दी और ठीक से हो सके। यहाँ हमारे पास 2 अलग-अलग फ्लोर प्लान हैं, जिन्हें स्कीमा 1 और 2 कहा गया है। इन्हें देखने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि एक फार्मेसी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ध्यान दीजिए कि दोनों में एक चीज कॉमन है, एक क्लियर फ्लो। दवाएं एक तरफ से आती हैं, जिसे इनकमिंग स्टोरेज कहते हैं, बीच के वर्किंग एरिया में उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर वे दूसरी तरफ से बाहर जाती हैं, जिसे आउटगोइंग स्टोरेज कहते हैं। अलग-अलग तरह की दवाओं जैसे इंजेक्शंस या फ्रिज में रखी जाने वाली दवाओं के लिए अलग-अलग जगह होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और सेफ्टी बनी रहे।
इन डिजाइन्स का एक ही मकसद है, एफिशिएंसी और एक्यूरेसी को पक्का करना। तो हमने फार्मेसी के स्ट्रक्चर को तो समझ लिया। अब चलिए उस इंसान पर फोकस करते हैं जो इसे चलाता है, यानी फार्मासिस्ट। इस सेक्शन में हम उनकी कई जरूरी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जानेंगे। एक फार्मासिस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है मेडिसिन मैनेजमेंट, और ये सिर्फ दवा देने से कहीं बढ़कर है। उनकी मुख्य भूमिका ये तय करना है कि हर मरीज के लिए दवा का कौन सा रूप, चाहे वो गोली हो, इंजेक्शन हो या सिरप, सबसे अच्छा काम करेगा। इसके लिए उन्हें डॉक्टरों और नर्सों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। वे दवाओं के असर पर भी नजर रखते हैं और मरीजों को सलाह देते हैं। दूसरी तरफ वे जानकारी का एक चलता फिरता खजाना होते हैं। वे मरीजों और दूसरे प्रोफेशनल्स को दवाओं के सेफ कॉम्बिनेशन, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स और कंपैटिबिलिटी के बारे में ज़रूरी जानकारी देते हैं। इसके बाद आता है दवा चार्ट की निगरानी करना। ये चार्ट एक तरह से डॉक्टरों, नर्सों और फार्मासिस्टों के बीच कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। ये पक्का करता है कि शिफ्ट बदलते समय भी हर कोई एक ही पेज पर हो और मरीज को सही दवा मिले। जब मरीज को छुट्टी दी जाती है तो फार्मासिस्ट ये सुनिश्चित करता है कि डिस्चार्ज समरी दवा चार्ट से मेल खाती हो, ताकि कोई गलती न हो। और एक दिलचस्प बात यह है, जैसा कि नोट में बताया गया है, कि कई हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अब दवाएं लिखने के लिए भी क्वालिफाइड हैं, जो उनकी बढ़ती भूमिका को दिखाता है। मेडिकल की दुनिया तो हर दिन बदल रही है, इसलिए फार्मासिस्ट के लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें नई दवाओं और उनके इस्तेमाल के बारे में हमेशा सीखते रहना होता है। इसके लिए वे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस और रिसर्च पेपर्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वे हमेशा दवा से जुड़ी सलाह का एक बेहतरीन सोर्स बने रहें। उनका काम सिर्फ वार्ड तक ही सीमित नहीं होता, वे पूरे हॉस्पिटल की दवा सप्लाई पर नजर रखते हैं, खरीदने से लेकर कभी-कभी दवाओं को बनाने तक और क्वालिटी टेस्ट करने तक। वे सच में हॉस्पिटल की दवा सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी हैं। अब इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ ये तो साफ है कि एक फार्मासिस्ट बनने के लिए खास योग्यता की जरूरत होती है। तो हमारे चौथे सेक्शन में हम देखेंगे कि वे कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं और वे अपने काम के बोझ और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने के लिए आखिर चाहिए क्या? जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग भूमिकाओं के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। डिपार्टमेंट के हेड के लिए M.Pharm जैसी हायर डिग्री की ज़रूरत होती है, जबकि एक असिस्टेंट के लिए B.Pharma या D.Pharma भी काफ़ी हो सकता है। एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है रोटेशन। इसका मतलब है कि फार्मासिस्ट अलग अलग विभागों में काम करते हैं, ताकि वे हर पहलू में अनुभव हासिल कर सकें और एक वेल राउंडेड स्किल सेट डेवलप कर सकें। इसके बाद उनके लिए करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं, जैसे सेल्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या ड्रग इंस्पेक्टर बनना। ये फ्लोचार्ट दिखाता है कि कैसे एक हॉस्पिटल अपने काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करता है। ये एक तरह का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल है। देखिए ये काम कैसे करता है। फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शंस और दवा बांटने में होने वाली गलतियों पर रिपोर्ट बनाते हैं। ये रिपोर्ट एक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाती हैं, जहां सीनियर फार्मासिस्ट उनकी समीक्षा करते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल दो तरीकों से किया जाता है। पहला, डॉक्टरों और दूसरे फार्मासिस्टों को एजुकेट करने के लिए, और दूसरा, काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए, जैसे वो CPOE CSS को लागू कर सकते हैं। इसका पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री विथ क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो डॉक्टरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नुस्खे लिखने में मदद करता है, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। इस तरह सिस्टम लगातार सीखता है और बेहतर होता जाता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और बहुत ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं, स्टैंडर्ड्स और एक्रेडिटेशन। ये नियम और दिशा निर्देश ये पक्का करते हैं कि सभी हॉस्पिटल फार्मेसीज हाई क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करें। सबसे पहले बात करते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस या GPP की। इसे असल में इस प्रोफेशन का दिल और आत्मा माना जाता है। ये एक तरह से मरीज के साथ एक वादा है, कोई नुकसान ना पहुंचाना और सबसे अच्छे नतीजे सुनिश्चित करना। ये एविडेंस बेस्ड केयर पर जोर देता है। इसके बाद हैं FIP बासल स्टेटमेंट्स, जो 2008 में स्विट्जरलैंड में हुई एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का नतीजा थे। दुनिया भर के फार्मासिस्ट एक साथ आए और प्रैक्टिस के लिए एक कॉमन अप्रोच बनाया, जिसमें दवा की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया। अब हम ASHP यानी अप्रूव्ड हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान को देखते हैं। हालांकि इसका दायरा काफी बड़ा है, लेकिन हॉस्पिटल के संदर्भ में यह हेल्थ और सेफ्टी के लिए एक ढांचा देता है। इसकी अथॉरिटी डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस के पास होती है। इसके तहत कई तरह के बेनिफिट प्रोग्राम्स शामिल हैं, जैसे एम्बुलेंस, डेंटल केयर और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स।
जहां तक टेस्टिंग की बात है तो ये पक्का करता है कि बताई गई लेबोरेटरीज में सख्त क्वालिटी चेक्स किए जाते हैं, और अगर वे उपलब्ध नहीं हैं तो सरकारी या NABL से मान्यता प्राप्त लैब्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में NAB या नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्वालिटी का एक बहुत ज़रूरी पैमाना है। ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है और इसका मकसद हेल्थ केयर संगठनों के लिए एक एक्रेडिटेशन प्रोग्राम चलाना है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि NAB मरीजों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि मरीजों के साथ सम्मान और गरिमा से व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें अपनी देखभाल की योजना में शामिल किया जाना चाहिए, उनका इलाज क्वालिफाइड स्टाफ द्वारा किया जाना चाहिए और बिलिंग में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। ये असल में मरीजों को हेल्थ केयर सिस्टम के केंद्र में रखता है। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ देखें तो हम समझ सकते हैं कि एक फार्मासिस्ट की भूमिका कितनी मल्टी डायमेंशनल है। वे नुस्खों की समीक्षा करते हैं, दवाएं देते हैं, मरीजों को सलाह देते हैं, फार्मेसी को मैनेज करते हैं और हमेशा सीखते रहते हैं। वे सिर्फ दवाएं देने वाले नहीं हैं, वे हेल्थ केयर टीम के एक बहुत ज़रूरी सदस्य हैं, एक एक्सपर्ट हैं और मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं। तो अगली बार जब कोई फार्मासिस्ट दिखे तो याद रखिएगा कि उनकी एक्सपर्टीज हमारी सुरक्षा और सेहत को सुनिश्चित करने में कितना बड़ा रोल निभाती है। क्या ये इस बात पर सोचने को मजबूर नहीं करता कि एक फार्मासिस्ट असल में क्या-क्या करता है?